हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम लोग गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक चार्ज इनफाइनाइट शीट है। उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है वो हमें फाइंड करना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट शीट है, उसकी वजह से हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट को कंटेन करते हुए गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस आप कैसे सेलेक्ट करते हो। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आप इसको सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हो, आप इसका क्यूबॉइडल शेप भी ले सकते हो। तो गॉसियन सरफेस आपने चूज करेंगे, वो सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो, क्यूबॉइडल भी ले सकते हो। उसमें से कुछ पार्ट आपके पास एनक्लोज हो जाना चाहिए चार्ज का। ठीक है, अच्छा ये जो शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है स्टूडेंट? सिग्मा है। क्लियर है चीज? सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां से शीट से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो आपको r पॉइंट आगे और r पॉइंट पीछे, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है सिलेंडर की वो कितनी होनी चाहिए? 2r होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा आप इसकी रेडियस तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसकी वैल्यू कितनी है? a है। तो अगर इसकी वैल्यू a है तो यहां पर भी वैल्यू a हो जाएगी और इधर भी वैल्यू a हो जाएगी। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो सिलेंड्रिकल आपने गॉसियन सरफेस यूज करी स्टूडेंट्स, इसकी तीन सरफेसेस हैं टोटल। दो तो फ्लैट सरफेसेस है S1 और S2, और तीसरी क्या है? कर्व सरफेस है। अच्छा, यहां पर हमें पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ये मैंने निकाल लिया था तो इसलिए मैंने वेक्टर सीधा लगा दिया है। आपको फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने लीनियर चार्ज वाले केस में किया था वही चीज हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। क्या? पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, एक O पॉइंट ले लिया, O पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एरिया एलिमेंट, जिसका जो एरिया स्टूडेंट्स वो dA है और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा छोटे से एरिया के ऊपर वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इनटू dA। सिमिलरली उतनी ही डिस्टेंस नीचे भी आप एक उतना ही एलिमेंट लोगे, यानी dA एलिमेंट, इसकी जो चार्ज आएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इनटू dA। तो हमने क्या किया, दो सिमिलर चार्जेस ले लिए, x डिस्टेंस ऊपर और x डिस्टेंस नीचे। अब उनकी वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो दोनों के ऊपर सेम है। अच्छा, इनकी जो सेपरेशन है किससे? पी पॉइंट से, वो भी क्या है? सेम है। कितनी है? √x² + r²। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे दोनों चार्ज एलिमेंट, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कितना होगा? dE। ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं वो भी कितना है? थीटा स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट कर लेते हैं। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा और बाकी बचा हुआ sin थीटा। तो इस d के दो कंपोनेंट हो गए, d cos थीटा और d sin थीटा। इस d के भी दो कंपोनेंट हो गए, d cos थीटा और d sin थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं यानी d sin थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं वो 8 हो जाते हैं। यानी इन दो पेयर का, इन दो चार्जेस का जो पेयर है स्टूडेंट, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कैसा है? इधर आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? एटम हो जाएंगे। तो ये मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप पूरी शीट को इस टाइप के चार्जेस के पेयर में डिवाइड कर सकते हो, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा आता है? हॉरिजॉन्टल आता है। तो इस पूरी शीट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शीट के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें डायरेक्शन पता चल गई, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे भी किधर? बाहर की तरफ, इधर इस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली, तो एरिया वेक्टर वो भी किधर है? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो सेकंड सरफेस है इनके बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना बन रहा है? 0 डिग्री। फर्स्ट सरफेस है उसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अच्छा, जो थर्ड सरफेस है उसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो नेट फ्लक्स है इस पूरी गॉसियन सरफेस से बाहर निकल रहा है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। दो तो फ्लैट सरफेस से निकल रहा है और जो तीसरा है वो कैसा है? कर्व सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स है वो इन सरफेसेस से निकलने वाले फ्लक्स के सम के बराबर होगा। दो तो फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो, और जो तीसरा है वो कौन सा है? कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू देगी E.ds में क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस S²। सिमिलरली जो सेकंड वाला फ्लक्स है वो E.ds2 क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस S2, E.ds3 क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस S3। अच्छा, ये जो डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? E ds में cos थीटा 1
E ds2 cos थीटा 2 E ds3 cos थीटा 3। थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, थीटा 2 कितना है 0 डिग्री और थीटा 3 हो कितना 90 डिग्री। तुमने वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, ये वाली टर्म तो क्या होगी 0 होगी। अब हमारे पास दो भी टर्म बची। अच्छा यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से आप इसको क्या कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने इस e को बाहर निकाल दिया। अब ये इंटीग्रल ऑफ ds है, यानी जो छोटे छोटे सरफेस एरिया है ds में उन सबको आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने का मतलब सबका समेशन है, तो टोटल एरिया आ जाएगा स्टूडेंट ये, ठीक है। छोटे छोटे जो एरिया है उन सबको आप एड अप कर दो तो आपको क्या मिलेगा टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है a, इस फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है a है। सिमिलरली जो सेकंड वाली सरफेस है इसका टोटल एरिया कितना है ये भी a है। तो EA प्लस EA 2EA, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 2EA। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी है। नेक्स्ट हम लोग गॉस थ्योरम से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। वो कितना होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज यानी यहां पर कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है गॉस सरफेस में, बाहर कोई चार्ज नहीं है, इधर भी बाहर कोई चार्ज नहीं है, बस शीट पे तो चार्ज रखा हुआ है। और इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, इसकी सरफेस चार्ज कितनी है सिग्मा, और इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है a, तो सिग्मा को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके ऊपर कितना चार्ज स्टूडेंट्स आ जाएगा। Q एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा इनटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो यहां से 2EA सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया, a से a कैंसिल। तो जो e हमारे पास अननोन है स्टूडेंट, बाकी सब चीजें नोन है, तो जो अननोन है उसको एक ही साइड रखेंगे, बाकी नोन को दूसरी साइड भेज देंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन हमने पहले फाइंड कर ली थी। अगर शीट ऐसे रखी हुई है तो ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स ऐसे। तो अगर आप एक वेक्टर मानते हो, यूनिट वेक्टर दे रहे हो इस डायरेक्शन में जिसको आप n के लिख रहे हो, यानी इस शीट के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है उसको आप n के से डिनोट कर रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आपको n के से दे सकते हो। n के क्या है एक यूनिट वेक्टर जो कि इस शीट के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी डिस्टेंस चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है उसका वेरिएशन चाहिए मेरे को। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे आता है। क्यों आता है ऐसे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको r दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। डिस्टेंस में कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रहा है आपको कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के रूप में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास क्या है शेल है जिसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है ना, यानी इसकी इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग नहीं है, एक ही रेडियस से हम लोग काम चला सकते हैं। और ये अंदर से क्या है बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, मटेरियल नहीं भरा हुआ, पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो केवल एक एरिया की फॉर्म में है स्टूडेंट्स। ठीक है, अंदर क्या पूरा खाली है। अगर हम लोग इसको चार्ज देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज क्या सरफेस पे रहेगा। ठीक है, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। तो इसका वॉल्यूम होते हुए भी हम लोग ये बोलते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, क्योंकि जो चार्ज है वो केवल इसके सरफेस पे है, पूरे वॉल्यूम में नहीं फैला हुआ स्टूडेंट, केवल इसकी सरफेस पे है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है सिग्मा है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना है क्यू है स्टूडेंट। ठीक है, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना है क्यू है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के भी तीन अलग अलग केसेस हैं स्टूडेंट। क्या, जब आपके पास जो पॉइंट है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस शेल के बाहर है, यानी आउटसाइड पॉइंट हो गया। वो अगर पॉइंट सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अगर वो इनसाइड लाई कर रहा है, यानी जो पॉइंट है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो शेल के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें तीनों केसेस डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो इस शेल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट ये क्या है, मेरे पास पूरी की पूरी शेल है,
जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो चार्ज है कैपिटल Q वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट P है हमारा, ये P पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट को कंटेन करते हुए आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। तो इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमने जो गॉसियन सरफेस यूज करी है स्टूडेंट्स, वो भी क्या स्फेरिकल है, वो भी स्फेरिकल है, जो कि इस पूरे चार्ज को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एनक्लोज कर रही है। ये गॉसियन सरफेस इस पूरे चार्ज को एनक्लोज कर रही है। और अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, पर बाय सिमेट्री यानी वो जो प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करी थी, उसी मेथड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी पता करते हैं। मैंने सीधा लिख दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, रेडियल है, और आपके पास जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, डीएस है। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट एक छोटा सा एरिया लिया है ना, उस एरिया का जो वेक्टर है वो डीएस है, वो इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट थीटा, वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू है d5, तो d5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, E डॉट ds, बस इतनी सी। अब अगर आपको क्या करना है, इस पूरी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है, यानी टोटल फ्लक्स चाहिए आपको 5। तो आप क्या करोगे, ये जो छोटे छोटे फ्लक्स है उन सबका एडिशन कर दोगे। तो एडिशन के लिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds लिखा। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल है स्टूडेंट वो कितना है, 0 डिग्री। जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, cos थीटा आता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये हो गया E ds। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्टूडेंट, डिस्टेंस सेम रहने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप अलग अलग जैसे कि क्या है, अलग अलग सरफेस लोगे तो उन सब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको जैसे ही बाहर निकाला तो अब ये क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ एरिया, तो यानी एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, तो एरिया का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया छोटे छोटे एरिया को आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, तो आपको पूरी जो स्फेरिकल शेप है उसका एरिया आता है। तो स्फेरिकल शेप का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। लेकिन स्टूडेंट ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, जो मैंने डॉटेड सरफेस बनाई है ना उसका एरिया की बात हो रही है। तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो 4πr² होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेकंड केस हम लोग लेते हैं, जो गॉस थ्योरम हमारे पास, उससे भी हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इस टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर कैपिटल Q है इसकी वैल्यू। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल Q। तो Q एनक्लोज की जगह पे आप क्या रख देंगे, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका आपने सेकंड इक्वेशन दे दी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है, दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया स्टूडेंट्स। तो E into 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, उसको यही रखो, बाकी को दूसरी जगह भेज दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास Q अपॉन 4πr² 1 अपॉन 4πr² कितना होता है स्टूडेंट, K होता है, तो ये हो गया हमारे पास KQ अपॉन r²। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखते हो आपको कुछ याद आता है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी KQ अपॉन r² होता है। यानी शेल की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, KQ अपॉन r²। यानी आप शेल का जो चार्ज है उसको आप उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो और इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास KQ अपॉन r², जो कि एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी था। अच्छा, अगर हमें इसको सिग्मा की टर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो मैंने क्या किया, वापस यहीं से उठाया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था Q अपॉन 4πr²। Q को हम लोग सिग्मा इनटू A लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसका टोटल एरिया कितना है, A है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो जो एरिया स्टूडेंट्स, अब इस एरिया की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है, जिसके ऊपर चार्ज सिचुएटेड है। चार्ज किसके ऊपर सिचुएटेड है, जो रेड वाला एरिया मैंने बनाया है। तो इस रेड वाले एरिया का रेड वाली जो सरफेस है उसका जो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कितना हो जाएगा, 4πr²। क्योंकि जहां पर चार्ज है उसी का तो एरिया लो, क्या गॉसियन सरफेस का एरिया तो नहीं ले सकते, तो वहां पर तो चार्ज फैला हुआ ही नहीं है, तो फिर वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या है, वही एरिया लेना है जहां पर चार्ज सिचुएटेड है। तो 4πr² हो गया, 4π से 4π है, तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। तो स्टूडेंट ये हमने पहला केस कवर कर लिया, जिसके अंदर जो पॉइंट है वो कहां पे सिचुएटेड था, वो इस शेल के बाहर था।
तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k क्यूब बाई r स्क्वायर या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसके बाद हम लोग सेकंड केस देखते हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पे है, बाहर नहीं है, इसकी सरफेस पे है स्टूडेंट, और पास में ले आता है इसको, यानी इसकी सरफेस पे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको अलग से डेरिवेशन नहीं करनी है, ये बाहर वाला केस ही है, बस यहाँ पे जब आप स्मॉल r ले रहे थे और स्मॉल r को आप क्या कर दोगे, कैपिटल R के इक्वल कर दोगे, तो आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम लोग सेकंड केस कहते हैं, केस नंबर 2, व्हेन पॉइंट लाइज एट सरफेस, तो सरफेस पे लाइन कर रहा है स्टूडेंट, है ना पॉइंट, तो वहां पर स्मॉल r की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल R, फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रखना चाहोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा k क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने दो केस डिस्कस कर लिए। तो थर्ड केस है, उसमें ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो इसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट केस पे चलते हैं। हम लोग थर्ड केस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास जो पॉइंट लाइन कर रहा है वो इस शेल के अंदर लाइन कर रहा है, यानी स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कैपिटल R से स्मॉलर है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से पास होती हुई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स। ये भी क्या करी है हमने, स्फेरिकल सरफेस ही बनाई है ना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है स्टूडेंट, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल R वाली रेडियस वाली जो शेल है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमें वही सेम मेथड, अब हमें क्या करना है, छोटा सा एरिया लेना है ds, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है d5 उसकी कैलकुलेशन करनी है, फिर इन छोटे छोटे फ्लक्स को क्या कर देना है, 8 कर देना है, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मैंने छोटा सा एरिया लिया है ds, उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है, मान लेते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, E डॉट ds ओवर क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस एरिया s। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना लग रहा है स्टूडेंट, 0 डिग्री। ठीक है, हो गया हमारे पास cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो E ds हो गया, E को हमने क्या किया, कांस्टेंट का बाहर निकाल दिया, तो E क्लोज इंटीग्रल ds मतलब आपके पास जो छोटा सा एरिया वो है, और इसका जो क्लोज इंटीग्रल आता है यानी टोटल एरिया की बात हो रही है, तो टोटल गॉसियन सरफेस, ये जो डॉटेड सरफेस बनेगी उसका एरिया कितना है, वही 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, जब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट q एनक्लोज कितना स्टूडेंट, तो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, कहीं पे भी आपको चार्ज दिख रहा है इसके अंदर, 460 का सारा कहां है, आउटसाइड, यानी जो सरफेस है कौन सी, जो स्फेरिकल शेप है उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज की वैल्यू कितनी होगी, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ पर E into 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट आप देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, या तो ये वाली वैल्यू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू 0 है। ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमारे को दिख रहा है अच्छे से, ये जो सरफेस है वो अच्छी खासी रेडियस की है ना, रेडियस अगर 0 होती है हम लोग बोल सकते थे सरफेस एरिया 0 है, लेकिन रेडियस 0 नहीं है, उस कंडीशन में ये एरिया 0 नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो जो आउटसाइड पॉइंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k क्यूब बाई r स्क्वायर, या आप बोल सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। जो सरफेस पे पॉइंट्स होते हैं इनके लिए k क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। जो इनसाइडर पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, यानी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाना हो हमें, तो कैसे बनाएंगे, इधर E लिखा और इस एक्सिस पे हमने स्मॉल r लिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट हमने मार्क किया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो ये जो इधर वाले पॉइंट्स हैं इसके लिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, उधर वाले पॉइंट्स के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यानी कि सारे के सारे क्या हो गए, इनसाइड पॉइंट्स हो गए, ये सरफेस होगी, तो इनसाइड वाले जो पॉइंट्स हैं उन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। मैंने यहाँ पे डार्क बना दिया, डार्क मतलब ये वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो सरफेस है उसके ऊपर फॉर्मूला कितना है, k क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद में डिक्रीज होते जा रहा है स्टूडेंट्स,
है ना, फॉर्मूला होता है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये वाली वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसका ग्राफ हो गया जो कि हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, किसके लिए, एक शेल के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो